अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग जो हैं वो फ्रेश हो चुके होंगे, फ्रेश होंगे और अपनी जो मॉर्निंग है, ठीक है, इसको गुड मॉर्निंग में कन्वर्ट कर चुके होंगे। मुझे गुड मॉर्निंग कहने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। देखो, आज हम जो है ना, जो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे उसी से ही आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। और आज हमने क्या पढ़ना है भाई, आज बेसिक तौर पे हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट जो चीज़ें हैं इसको देखना, ठीक है जी। आज हमने डिस्कस करना है, एक पॉइंट रह चुका था हमारा, एक तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करनी है और इसके साथ साथ जो हमारे पास आता है ना भाई यूनिट्स, ठीक है, इन डिफरेंट हमने जो है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के यूनिट्स डिस्क्राइब किए थे। सो ऑर्डर ऑफ जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं डिफरेंट, यानी फर्स्ट सेकंड जीरो जितने भी हमारे पास हैं, इनके हमारे पास जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं ये भी मैं आज ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कल मैं आप लोगों को इससे मुतल्लिक गाइड नहीं कर सका था, ठीक है। सो आज मैं आप लोगों के साथ ये दो चीजें शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगा, ये दो चीजें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, जहां हमने अपना काम कल कंप्लीट किया था वहीं से ही ऑनवर्ड, ठीक है, वहीं से ही ऑनवर्ड जो है ना हम आगे मूव करेंगे, वहीं से ही आगे चल लेते हैं, ठीक है भी। आप लोग सारे आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, एफएलपी डिस्कस करनी है। चलिए मैं ऐसे करूंगा, देखो अभी हमने ना, मैंने आप लोगों के लिए यार एफएलपी का जो टेस्ट था वो तो अपलोड किया ही नहीं, ठीक है। सो आज ऐसे करेंगे कि हम जो है ना एफएलपी पहले अपलोड करेंगे आज, ठीक है। आज अपने एफएलपी को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर हम कल का डेट डिसाइड कर लेंगे या हम मंडे का डेट डिसाइड कर लेंगे, कोई ना कोई एक डेट डिसाइड कर लेंगे जिसमें हमने एफएलपी ही डिस्कस करनी होगी, ठीक है। सर कल का टेस्ट सिलेबस बता दें, कल भी कोई टेस्ट है? अच्छा ये भी है, ठीक है। सो कल हम ऐसे करेंगे कि जो कुछ हमने आज तक पढ़ा होगा ना, यानी मैं इसमें बाय पोस्ट, यानी आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि कहां तक का आपका सिलेबस है फॉर द टुमारो टेस्ट, ठीक है। सो वो मैं आपके लिए पोस्ट भी कर दूंगा। यानी हमने आज इस वाले चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा हुआ है, भी हमने शुरू में तो हमने बात की थी रेट ऑफ फ्रैक्शन की, फिर मैंने रेट ऑफ फ्रैक्शन के बाद आपको बताया था फर्दर क्या बताया था, भी मैंने आप लोगों को रेट ऑफ फ्रैक्शन के बाद मैं आप लोगों को लेके गया था टुवर्ड्स स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, वो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया था। उसके बाद डिफरेंट जो हमारे पास रेट्स हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन है, इससे मुतालिक हमने बात की थी। हमने फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात की थी, फिर हमने जो है ना बात की थी किस हवाले से, ये जो हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं उस हवाले से बात की थी, ठीक है। तो हमारे ये कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। सो या तो ये कि मैं यहीं तक अपना टेस्ट महफूज रखूंगा, मैं आपको जो है पोस्ट के थ्रू बता दूंगा, ठीक है, या ये हो सकता है कि मैं आज जो एक और टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसमें हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे और ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड से, ये डिस्कस करेंगे। सो मैं उसमें आप लोगों को उसको भी मैं आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तौर पे ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन तक जहां से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 जो आपका पार्ट 1 का है रिएक्शन काइनेटिक्स, वो 4 टॉपिक से बनते हैं, उनमें से हम टेस्ट जो है वो लेंगे, ठीक है भाई। तो कर लें स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम जो है किसी भी एक ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हुए उसके जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्क्राइब करते हैं, ये हमें अंदाजा होना चाहिए। क्योंकि भी हमारे पास स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी होती है यूजुअल, ठीक है। सो पहले वो स्ट्रेंथ आ जाए, 44 इस वक्त हमारे पास है, ठीक है, जब तक मैं आप लोगों के साथ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सो इस वक्त हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है क्या, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, बस ये हमने डिस्क्राइब करना है, फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। हम कहते हैं कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसमें कि हमारा जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। यानी जब भी हमारे पास क्या होगा कि जो रिएक्टिंग स्पीशी है, जो रिएक्ट करने जा रही है, ठीक है, अगर जो यानी रिएक्शन जो है अगर हमारे पास कोई हो रहा है, ठीक है, सो उसका जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है, रेट ऑफ फ्रैक्शन से मुराद क्या हो सकता है, स्पीड ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। जब भी हम रेट ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं या स्पीड ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रैक्शन या जो स्पीड ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, ये इसकी जो स्पीड या रेट है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन
अब मैंने आपसे कहा था कि अगर जो सिंगल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर जो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्रिक्शन तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि थर्ड वन हमारे पास है कि अगर हमारे पास तीन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे किसी एक रिएक्शन का ऑर्डर डिपेंड, रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, सो इट विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां राइट कर लेते हैं द रिएक्शन whose rate of reaction depends upon the concentration of free reactants, ठीक है। यानी कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो तीन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का नाम देंगे, ठीक है। इसको हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से मुतल्लिक, यानी इसको हम थर्ड ऑर्डर फ्रिक्शन जो है वो कहते हैं, ठीक है जनाब। सो यहां तक तो हमें क्लियर हो चुका कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए कोट करूंगा और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। मैं आपको कल भी ये बात बता चुका हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली तौर पे क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फिनोमिना है, ठीक है। हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को बाय यूजिंग जस्ट केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम कभी भी क्लैरिफाई नहीं कर सकते। हम कभी भी किसी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के को देखते हुए, ठीक है, हम यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को राइट करते हुए कभी भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते, ठीक हो गया। सो अब यहां पर होता ये क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात एक जो रिएक्शन है, ठीक है, वो मल्टीपल स्टेप्स पर हो रहा होता है। अब जो हम जानते हैं कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होते हैं उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसके ऊपर हमारा रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, यानी कि जिसकी स्पीड सबसे कम होती है हम कहते हैं उस पे हमारा रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा होता है। सो अब रेट ऑफ फ्रिक्शन जिस पे डिपेंड करेगा, जिस स्टेप पे डिपेंड करेगा, उसके थ्रू हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड होगा। तो हम कहते हैं कभी भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट करते हुए कभी भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। इसके ऊपर हमारा यानी ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन बेसिक तौर पे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू है, ठीक है। अब बिल्कुल बहुत इजी था भी अवैस, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल SnCl2 प्लस 2FeCl3, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म फाइनली SnCl4, ठीक है, और इसके साथ साथ 2FeCl2 की फॉर्मेशन हमारे पास होगी, ठीक है, ये बनेगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। व्हाई इट इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज द रेट ऑफ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन विल बी रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SnCl2, ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा FeCl3 रेज टू पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। सो हम यहां पर लिखते हैं 1 and 1 plus 2 विल गिव यू, क्या बनेगा, 1 plus 2 विल गिव यू 3 एंड दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी भी रिएक्शन के रेट को फाइंड आउट करते हो। ये तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू बताया ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो फिनोमिना यानी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू जो आती है फॉर ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की वो भी इसके लिए यही आती है, और हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी यही कह रही है। हम श्योर है कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है जी। सो यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो, अब मैं यूनिट की बात करूंगा और यूनिट कहां से आता है उसका आंसर दूंगा, क्योंकि कल आई थिंक मेरे ख्याल से उस्मान बहुत दफा पूछ रहे थे कि यूनिट को कैसे हम निकालते हैं। सो यहां तक बताएं भाई। शरीका
रिपीट कर दें। सो बहुत सिंपल है, देखो हम कहते हैं जब भी हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन का जो रेट है, एनी टाइप ऑफ रिएक्शन वी आर कंसीडरिंग, ठीक है, अगर इस तरह का जो रिएक्शन है, यानी रिएक्शन की जो रेट है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन द थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज, इट डिपेंड्स अपॉन द थ्री रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, इट डिपेंड्स अपॉन द थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज एंड थ्री मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स, सो इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मैंने एग्जांपल आपको प्रोवाइड की कि SnCl2 एंड FeCl3 दे आर रिएक्टिंग टुगेदर टू मेक द टिन क्लोराइड, यानी SnCl2 यानी Cl4, ठीक है, एंड आयरन क्लोराइड हम सिंपल कह सकते हैं इसको, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, FeCl2 बना सकता है ये, ठीक है। अब यहां पर हम कहते हैं कि अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन राइट करेंगे, सो इट विल बी SnCl2 raised to power 1 and it will be FeCl3 raised to power 2 and 2 plus 1 will give you 3 and this is third order reaction, ठीक है। सर why all chemical reacting species, why photochemical reacting species are zero order in nature? हैदर इसलिए होता है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट की मिकदार बहुत ज्यादा भी हो, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं हो सकता अगर आपके पास लाइट नहीं है। अगर लाइट है तो चाहे रिएक्टिंग जो आप कहते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन लोअर भी हो, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम बनेगी, ठीक है। सर मैसेंजर पर मैसेज सीन कर लेते हैं इवेंट से पहले, हाँ भी मैं करूंगा, बेफिक्र कर लूंगा, ठीक है। बताएं यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? अब यूनिट की बात कर लेते हैं। इसके लिए जो हमारे पास यूनिट आएगा वो क्या होगा, पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम जो है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स को निकालते हैं। सो आपने आगे चलते हुए ना, हमने हाफ लाइफ पीरियड की बात करनी है और उस हाफ लाइफ पीरियड में हमारे पास एक आएगा, क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन आएगा जो कि हमारे पास होता है a raised to power n-1। a हमारे पास क्या होता है, a इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, यानी इनिशियल रिएक्टिंग स्पीशीज को हम कहते हैं ए, हमारे पास शो करता है ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, इनिशियल रिएक्टिंग स्पीशीज की जो कंसंट्रेशन होता है इसको हम ए से डिनोट करते हैं इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो जरा, यहां एन पता है किस चीज को शो करता है, एन शो करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ये चीजें क्लियर करनी है आप लोगों ने। ये जो रिएक्शन यानी जो इक्वेशन मैंने राइट की है ना, a raised to power n-1, इसमें एन शो करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अब लेट्स सपोज हमारे पास अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, n इज इक्वल टू 0 है, सो यहां पर मैं n की जगह क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। अगर मैं n की जगह पर 0 पुट करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a raised to power 0 -1, it will be -1। ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी a आ जाएगा। अब इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, इसका यूनिट होता है मोल पर dm क्यूब। और आप जानते हैं रेट के लिए आप जाहिर सी बात है बात करते हैं कि कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम, तो पर सेकेंड भी हमारे पास आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, कोई मसला? ठीक है। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2N2O5 लिए और सेकंड ऑर्डर में भी 2CH3CHO लिए, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट Q लिए। देखो मैं आपको बताऊं, हमने कल ये चीज डिस्क्लोज की थी, अगर आप उस रिएक्शन को जरा देख लें, ठीक है, उस रिएक्शन पे अगर आप गौर करें जो मैंने कल आपको समझाया था, वो रिएक्शन ये था कुछ 2N2O5 एंड इट विल प्रोड्यूस N2O4NO2 बनेगा। ठीक है, मैंने कहा था कि लाजमी नहीं है कि हम यहां पर 2 लगाएं, हम 2 लगाए बिना भी इक्वेशन को बैलेंस राइट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हाफ कर दूंगा, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो यहां कहीं 2 नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा, जरूरत भी नहीं है, आप इस तरीके से भी रिएक्शन राइट कर सकते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। मैंने कल ये जस्टिफाई किया था। लेकिन जब आप बात करते हैं वो वाला जो आपने एसिड एल्डिहाइड लिया हुआ है, सो उसमें 2 मोल्स रिएक्टेंट के लेना जरूरी बन जाते हैं, उसके बिना आप रिएक्शन राइट नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते उसको, इसलिए वो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। ठीक है, हाँ इस तरह क्वेश्चन पूछे ना भी सर इक्वेशन दोबारा प्लीज, कौन सी तैयबा, कौन सी वाली कह रही है सर? ये मुझे कल से कुछ भी समझ नहीं आ रही। भी देखा ना ओरिबा, आपका एक तो ये टॉपिक आई थिंक आपकी बुक में नहीं था, आई थिंक बुक में नहीं था, आई थिंक, मुझे मैं गेस्ट वर्क कर रहा हूं, मुझे बताना है आपने सर, आपने पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ पहले, ठीक है, ये बताना है मुझे। ठीक है, सो आपको इनिशियल तौर पे शुरू से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के हवाले से। ठीक है, सो देखो मैंने आपको इक्वेशन बताई है 1/a raised to power n-1, यहां पर n है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मैंने कहा कि भाई हमने कल ये बात कही थी कि मैं इसको रेस कर सकता हूं अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है। हाँ भी हमरा को क्लियर हो गया, मैं कुछ स्पेस चाहता हूं ताकि गजमज ना करूं सारी की सारी चीजें। ठीक है, मैं इसको रेस कर लेता हूं। लेट्स सपोज हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये तो थर्ड लिखा हुआ है ना, लेट्स सपोज 0 कर लेता हूं इसको मैं।
हमने ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट लिखे थे वो क्या लिखे थे, वो लिखे थे मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब ये यूनिट्स कहां से आए थे, ये चीज मैं जस्टिफाई आपको कर रहा हूं। इक्वेशन है 1 ओवर ए रेज टू पावर n माइनस 1। यहां पर n शो करता है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को। अगर n इक्वल्स टू 0 हो तो हम इसमें पुट करते हैं, सो 1 ओवर ए रेज टू पावर 0 माइनस 1 होगा, और ये हमें देगा 1 ओवर ए रेज टू पावर माइनस 1, और ये देगा हमें a। और a क्या है, रेक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन, इनिशियल रेक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब होता है। और चूंकि हम रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो पर सेकंड आएगा साथ में, हमने ये लाजमी लिखना है। अब समझ आया आप लोगों को सर? हाँ देखा, अवैस को ज्यादा पता है कि सना ने पढ़ा हुआ है और ओरिबा ने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है भाई, चलें भाई, अच्छी बात है भाई। तीनों में कंपैरिजन किस चीज का समझाना है हमने, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं इस वक्त। ठीक है, हाँ देखा, ये सना ये सिंह की बुक में नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, सिंह की बुक में है नहीं। हाँ बताएं, यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? सो ए डिवाइडेड नहीं 1 ओवर ए रेज टू पावर n माइनस 1, n चूंकि जीरो हम ले रहे हैं क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी 1 ओवर ए रेज टू पावर माइनस 1। ए रेज टू पावर माइनस 1 को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ए हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। कंसंट्रेशन के यूनिट मोल पर डीएम क्यूब और पर सेकंड लगाना, इसलिए कि हम रेट की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर की सॉरी जीरो ऑर्डर की बात की थी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन के रेट क्या राइट किया था मैंने आप लोगों के लिए? अब देखो ये तो था जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो मैंने आप लोगों के लिए जो यूनिट राइट किए थे वो थे पर मोल, आपको अगर याद हो, डीएम रेज टू पावर 3 पर सेकेंड। अब ये कैसे आए थे ये भी हम देख लेते हैं। ये किस तरीके से आएंगे सर, रेट इज इक्वल टू दिस वन, तो दोनों के यूनिट सेम होंगे रेट और के। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है रिमशा, आपने शायद ना वो के वाला चीजें भुला दी आपने। ठीक है, सो के यूनिट इस तरह से सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट होंगे। थर्ड ऑर्डर के यूनिट क्या होंगे बताने लगा हूं, अभी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हमने चलना है। यूनिट की समझ नहीं आई, शानजा इक्वेशन हमारे पास है ये raised to power n minus 1, and n is order of fraction. If we talking about the zero, then n will be 0. If you're talking about the first order reaction, then n will be 1. If you're talking about the second order reaction, then l will be 2. ठीक है, so हम इस वक्त first order reaction की बात कर लेते हैं, so n will be 1. ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपने n की जगह पर 1 पुट करना है, तो वो कैसे आएगा जरा देख लेते हैं। और यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो यूनिट्स थे मैं आपको जरा बता दूं कि ये थे बेसिक तौर पे -1 s रेज टू पावर पर सेकंड थे। जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता हूं कि कैसे बनते हैं। 1 ओवर a रेज टू पावर n की जगह हमने 1 पुट करना है, सो 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, सो अब जानते हैं कि अगर 1 - 1 हो तो ये तो बन जाएगा 0, और a रेज टू पावर एनीथिंग हैविंग पावर 0 विल बी 1। ठीक है, सो 1 ओवर 1 हो जाएगा। सो यहां तो यूनिट बचे ही नहीं, यहां तो कोई यूनिट नहीं बचे। सो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं उसके यूनिट पर सेकंड होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहां पर अपने n की जगह पर अब 2 मेंशन करना है, तो वो देख लेते हैं। इसके जो यूनिट मैंने लिखवाए थे आप लोगों को, वो लिखवाए थे मोल पर मोल डीएम रेज टू पावर 3 और पर सेकंड लिखवाए थे। ठीक है, अब देखना है कि कैसे आता है ये। ठीक है, देखो 1 ओवर a रेज टू पावर, अब आपने 2 लिखना है n की जगह पर, सो 2 - 1 इट विल बी 1 ओवर a। ठीक है, और a की जगह पर इसके यूनिट राइट करें, क्या बनते हैं भाई, मोल पर डीएम क्यूब। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एग्जैक्टली ये बनेगा पर मोल डीएम क्यूब रेज टू पावर इनटू s रेज टू पावर -1। यहां तक समझ आइए आप लोगों को, मानू को क्लियर हो चुका है। अफीरा कह रही है इसकी समझ नहीं आई फर्स्ट ऑर्डर की। यार ये तो बड़ा सिंपल है। देखो अफीरा, n इज इक्वल टू 1 रिफ्लेक्ट करता है फर्स्ट ऑर्डर को, और अगर आप इस n की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करते हो तो ये बनता है 1 - 1, और 1 - 1 का मतलब होता है 0। सो a रेज टू पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। सो यहां पर तो कंसंट्रेशन रही ही नहीं, जब कंसंट्रेशन नहीं रही तो मोल पर डीएम क्यूब तो गया खत्म। ठीक है, तो पीछे से पर सेकंड रह जाएगा। अब बताओ यहां तक समझ आई है भाई? वो इसलिए ना गजाला कि हम पर सेकंड तो खुद से राइट करते हैं, कंसंट्रेशन को यहां से निकालते हैं और पर सेकंड राइट करना लाजमी है। वो क्यों है? देखो रेट हमारे पास इक्वेशन थी क्या, डी
एक्स ओवर डी टी, ये कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है और पर सेकंड तो आना ही आना है हर किसी के अंदर, ठीक है। सो अगर कंसंट्रेशन के यूनिट जो भी बनेंगे उसके हमने पर सेकंड लगाना है। यही तो मैं बता रहा था आपको, यहां से आपके पास सिर्फ ए आ रहा था, मोल पर डीएम क्यूब इसके थ्रू आया, और पर सेकंड आपने हमेशा लगाना है उसके साथ, तो ये आ जाएगा। अब यहां पर कंसंट्रेशन के यूनिट रहेगी नहीं, लेकिन पर सेकंड तो आएगा ना, ठीक है। यहां पर हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, इसमें n रेज़ टू इज इक्वल टू 2 लिखना है आपने। सो उस इक्वेशन में आपने लिखा 2 - 1, ठीक है, 1 ओवर a हो गया, और कंसंट्रेशन के यूनिट मेंशन किए, इसको ऊपर ले जाते हैं, पर सेकंड आपने साथ में लगाना ही है। अब समझ आइए, चलें, सारा शुक्र है भी आपको समझ आ चुकी है। सेकंड ऑर्डर प्लीज अगेन, सेकंड ऑर्डर शान से बड़ा सिंपल सा यार। देखो सेकंड ऑर्डर के लिए लिखते हैं n इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए लिखते हैं n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो इसमें लिखना आपने, सो 2 - 1, ठीक है, ये देगा आपको 1 ओवर a, और a की जगह आपने लिख देना है सिंपल मोल पर डीएम क्यूब। ये ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा पर मोल डीएम क्यूब, और s - 1 बन जाएगा, ठीक है। भाई ये कंसंट्रेशन है ना, ए रिफ्लेक्ट करता है कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन की यूनिट आपको पता ही है। अब थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे। ऑल क्लियर हो गया, इधर कह रहे हैं एब्सोल्युटली क्लियर। सो थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। अब थर्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास n इक्वल होता है 3 के, पुट करें ना जरा इसके अंदर, 1 ओवर a रेज़ टू पावर 3 - 1, ये देगा आपको 1 ओवर a रेज़ टू पावर 2। अब ये a के यूनिट हमारे पास क्या थे, मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 2, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब स्क्वायर ओपन करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है, सिंपल है ना, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। अब इसका स्क्वायर अगर आप ओपन करते हो, क्योंकि स्पेस हमारे पास रह गई है थोड़ी, सो इसको हम यहां राइट कर लेते हैं। ये बनेगा 1 ओवर, स्क्वायर ओपन कर लो तो बनता है मोल स्क्वायर डीएम रेज़ टू पावर -6, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा मोल रेज़ टू पावर -2 डीएम रेज़ टू पावर 6 और पर सेकेंड, ये सिंपल है, ठीक है। सो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ठीक है। भाई क्या नहीं समझ आया, शरीका बता दें, बाकी सबको समझ आ गया है, इवन शानजा भी क्लियर हो चुकी है, तो बताएं कि भाई शरीका आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम वो भी क्लियर कर लें। सो ये क्लियर करने के बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द हाफ लाइफ पीरियड, और उससे मुतालिक हमने बात करनी है। जल्दी बताएं, सना को भी क्लियर हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3, समझ नहीं आई भाई अफशान, ये क्या कहा आपने? अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3, वो ये आप कह रही होंगी शायद, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रही हैं, 3 तक हमने जाना है। थर्ड में पर सेकंड आएगा या सिर्फ सेकंड? पर सेकंड आएगा भाई, पर सेकंड तो हमेशा आना है, सबके साथ आना है, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दें भाई, सारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जहां तक बात है ना भाई, आगे शरीक आपको समझ, यूनिट कौन सा यूनिट नहीं समझ आया ना वो मेंशन करें, समझ नहीं आया कौन सा यूनिट नहीं समझ आया वो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, सारा आ गया। हाफ लाइफ पीरियड में हम जाना है, बहुत इजी है वो भी, ठीक है। पर सेकंड उसमें भी आएगा। हाँ भी देखो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये सजेस्ट कर रही होती है कि ये बेसिक के तौर पे होगा सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। लेकिन जब हम बात करते हैं किस चीज की, हम जब बात करते हैं भाई यूनिट्स की बात करते हैं, नहीं कि हम कहते हैं सिंपली तौर पे कि हमारे पास जो है फाइनली रिजल्ट क्या आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या बनता है, वो फर्स्ट बनता है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पर सेकंड का स्क्वायर क्यों नहीं लेते, आई मीन के स्क्वायर में इंक्लूड क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते हमरा कि हमारा जो dt है वो कंसंट्रेशन का हिस्सा नहीं है, कंसंट्रेशन सेपरेट है, dt सेपरेट है, ठीक है। कंसंट्रेशन के यूनिट्स को हम बाय दिस फार्मूला, वो जो भी था 1 ओवर a रेज़ टू पावर n-1 था, उससे निकालेंगे, dt एज इट इज हम उसके साथ फिट करेंगे, और कुछ भी नहीं है। सब ऑर्डर्स में पर सेकंड जरूर होगा। एग्जैक्टली अफशान, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, ठीक है। बिल्कुल पर सेकंड ही रहेगा, ये नहीं चेंज करना। हाँ, कंसंट्रेशन के यूनिट्स वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला जो कि a रेज़ टू पावर n-1 था। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? तो मैं इसको रेज कर दूं। सर जीरो ऑर्डर तो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, इसमें मोल पर डीएम क्यूब कैसे हुआ? देखो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, कौन सा फार्मूला, 1 ओवर a रेज़ टू पावर n-1, हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स निकालने, यूनिट्स रेट ऑफ फ्रैक्शन के यूनिट्स कैलकुलेट करने थे, ठीक है। अब जहां तक आपने कहा कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऐसे ही कहा ना आपने। देखो क्या आप रिएक्शन विदाउट टेकिंग रिएक्टिंग स्पीशीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। रिएक्शन विदाउट रिएक्टिंग स्पीशीज आप नहीं कर सकते। ये
ये जरूर हो सकता है कि भी रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट ना हो, यानी कि स्पीड ऑफ फ्रिक्शन विदाउट मॉडिफाइंग द कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टिंग स्पीशीज, आप स्पीड ऑफ फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रेक्टिंग स्पीशीज होंगी तभी आप उस रिएक्शन को कंप्लीट आउट करेंगे, उससे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो हम ये बात कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा जो रेट ऑफ फ्रिक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, लेकिन रिएक्टिंग स्पीशीज तो है ना, उनकी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो होगी, सो यूनिट तो मेंशन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड हमें मेंशन करना होगा। ठीक है भाई, चलें भाई, ठीक है, मैं इसको रेस कर रहा हूं और अब हम मूव करते हैं, आगे भागते हैं भाई। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेजेस पे खड़े हुए हैं और हम इस वक्त ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की ही डिस्कशन में लगे हुए हैं। सो ले जनाब, हाफ लाइफ पीरियड, चलें भाई, ठीक हो गया। हाँ, ये बड़ा अच्छा किया है अफशान ने, और आज पता है नहीं, मैं ये डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगा, टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा। अफशान ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा, लेट्स सपोज मैं जस्ट एक ना सपोज रिएक्शन की बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ इफ वी हैव लेट्स सपोज, चलें ये कर लेते हैं, इसको लेट्स सपोज हम वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं भाई। ठीक है, कि ताकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए और साथ हमारा HCl बन जाए, लेट्स सपोज हम ये कह रहे हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जी वाटर को हमने लिया ही इन एक्सेस था, इतना ज्यादा मिकदार में ले लिया था। जब भी आप ये देखिएगा हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, फ्रैक्शन का भी यूनिट है, हम भी फ्रैक्शन के यूनिट भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, अच्छा, सो वाटर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, वाटर की बात करें, हम कह रहे हैं कि इन एक्सेस ले रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा मिकदार में ले रहे हैं। जब भी हमारे पास दो रिएक्टिंग स्पीशीज हो और एक इन लार्ज यानी अमाउंट में, यानी एक्सेस अमाउंट में हो, तो जो रेट ऑफ फ्रिक्शन है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज। अब इसके अकॉर्डिंगली हम सपोज करते हैं कि इट शुड हैव, हाँ, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यार मैंने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जगह ये ले लिया, कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक है यार, अगर आप कहते हो तो यही कर लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस करनी है आपने भी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। लो भाई, अब देख लो, अब ठीक है, ब्रोमाइड की जगह क्लोराइड ले लिया, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, अब देखो, मैं ये आपसे कह रहा था कि अगर आप इन दो को रिएक्ट करवा रहे हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन सजेस्ट कर रही है कि दो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, दो इनिशियल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इट शुड हैव सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट इट विल नॉट हैव second order reaction, it will have only first order. Why? Because the second reacting species is too much large than that the rate of reaction, ठीक है, is only depends upon the concentration of limiting reactant। ठीक है, so water की concentration को ना तो आपने encounter करना है, ना उसका कोई रोल है in case of रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो इसलिए हम कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका आप लोगों को? आगे चल सकते हैं। समझ नहीं आई शरीका क्या कह रही है सर, ये चैप्टर हमारे बुक में ही नहीं है। शरीका किस बोर्ड से बिलोंग करती हैं आप, पहले ये बताना आपने मुझे। ठीक है सर, फिर इसका यूनिट भी फर्स्ट ऑर्डर वाला होगा? बिल्कुल अफशान, ऐसा ही है, इसका फर्स्ट ऑर्डर वाला ही यूनिट होगा। हाँ, अल्ट्रा हो गया अभी, प्रो मैक्स, ठीक है, मैक्स सब कुछ डाल के उन्होंने लिख दिया है कि भाई क्लियर हो चुका है, अब काइंडली मूव कर जाए। वैसे सीरियसली ना, आप तो कभी कभी ना मिनटों पे तो आते हो कि भी मूव करते हैं, वाकई ऐसा है, क्योंकि यार मैं एक चीज पे काफी टाइम लगाता हूँ, मैं इस बात को रियलाइज करता हूँ। लेकिन पता है क्या मसला ये है कि मुझे खुद से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक कि आप लोगों को क्लियर ना हो कोई चीज। ठीक है, सो क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब ऐसे करते हैं कि आप लोग टेस्ट देते हैं आज का, मुझे नहीं लगता मैंने कोई टेस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज डाली है जो मैं आगे लेके जाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, सो पहले आप लोग टेस्ट दे दें, आप जब वापस आएंगे ना तो फिर हम आगे बात करेंगे, यानी हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे, क्योंकि आज है जुमा भी। ठीक है, सो पहले इनका टेस्ट लॉन्च कर दें। पेज रिफ्रेश करना भी आप लोगों ने, पहले आप लोगों ने पेज को रिफ्रेश करना है, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा। सो पहले सबके सब पेज रिफ्रेश कर लें, पेज रिफ्रेश करके तो उसके बाद फिर आप लोगों का मैं टेस्ट स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, पेज रिफ्रेश करके फिर आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा।
हाँ जी सना, यही बात है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसलिए तो मैं आप लोगों का साथ में टेस्ट भी ले रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ ना कुछ एमसीक्यू भी कर लो। हाफ लाइफ पीरियड, हाँ जी कर दें। तो ये लें, ठीक है भाई। सो आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों का टेस्ट अभी भी नहीं विजिबल हुआ वो पेज को करेंगे रिफ्रेश और एग्जैक्टली वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, वो आपने क्लिक करना है ताकि आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो सके। और ये 3 मिनट्स का टेस्ट है, 4 एमसीक्यूज हैं और आसान से एमसीक्यूज हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। टेस्ट आप लोगों ने करना है भी। जिनको टेस्ट नहीं मिला वो पेज रिफ्रेश करेंगे ताकि उनका जो वीडियो उनको डिस्प्ले हो रही है उसके एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, वहां से वो क्लिक करते हुए अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर सकें। फिर भी शो नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं शो हुआ आपको? दुआ, अच्छा फिर ये करना है, मैंने आपको बताया था जब भी आप लोगों को टेस्ट का प्रॉब्लम आए ना ये वाला, ठीक है, ये टेक्निकल इशू आपने डिस्कस करना है 0300 888 5650 के ऊपर। उन्हें बताएं कि भाई ये हमारा इशू आ रहा है और ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है। अच्छा, अगर आप लोग क्रोम ब्राउजर यूज करेंगे, सो क्रोम ब्राउजर यूज करने के बाद जब आप यानी वहां से लॉग इन करेंगे ना अपनी आईडी पे, ठीक है, अपनी क्लास को ज्वाइन करेंगे और अगर अपना पेज रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वो आपने क्लिक करना है, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। दुआ, ठीक है, क्रोम ब्राउजर यूज करना है आपने, ठीक हो गया। अच्छा सुन लें जनाब, आप लोगों का टेस्ट रिजल्ट जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर आ चुका है और मुझे नहीं लगेगा कि लगता कि आप लोगों का किसी भी इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सब कुछ क्लियर होना चाहिए क्योंकि वही पॉइंट्स को जो हमने डिस्क्राइब किए वही जो है आप लोगों के टेस्ट में आगे, कोई मुश्किल वाली बात इसमें थी ही नहीं, ठीक है। सर फेडरल बोर्ड है और सर क्या करें भी, देखो अगर आपने यूएचएस के थ्रू टेस्ट देना है तो फिर तो आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सक्लूड नहीं है, उस यूएचएस सिलेबस का हिस्सा है। लिसन, आज बायो का टेस्ट, अच्छा अभी ओनली इम्यूनिटी, अभी ये तो देखिए यहाँ पे डिस्कशन शुरू हो गई है बायोलॉजी के टेस्ट की, ठीक है। सर मैंने क्रोम के ब्राउजर की ही यूज किया है, तो अगर यही क्रोम ब्राउजर ही यूज किया है स्टिल प्रॉब्लम तो वो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया, उस पर कॉल करके पूछ लीजिएगा। लास्ट एमसीक्यू एक्सप्लेन कर दें भी, चलें लास्ट 4th एमसीक्यू एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सो 4th एमसीक्यू हम इस वक्त जो है एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों के लिए। स्टेटमेंट थी कि फॉर अ रिएक्शन ए एंड टू बी, अच्छा यहाँ पर टू बी आ गया, एक मिनट जरा देख लें इसको, थोड़ा सा आपने वेट करना है ताकि मैं इसको जरा देख लो ताकि आप लोगों के लिए क्लियर कर सकूं इसको, है। जस्ट मुझे 1 मिनट देना है आपने। हाँ, अब देखो इसमें क्या था, इसमें ये था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये था, देखो ए और बी रेट कर रहे हैं टू बी, ठीक है, और इसके रेट करने से हमारे पास बन रहा है सी प्रोडक्ट, ठीक हो गया। इसकी रेट इक्वेशन भी आपको प्रोवाइड की गई है और रेट इक्वेशन क्या दी हुई है इसकी, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B। अब आप सोच ये रहे होंगे कि यहां पर तो आ रहा है 2, सो दे शुड हैव 2, ठीक है, ऑन दैट टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द B कंसेंट्रेशन। तो आपने कहा होगा 1 + 2 विल गिव यू थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन ये शो कर रहा है आपको, देखो रेट ऑफ रिएक्शन दिखाने का मतलब क्या था कि आपने सोचना ये नहीं है कि यहां पर 2 मोल हैं, ये देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या प्रोवाइड की हुई है, और रेट ऑफ रिएक्शन कहती है कि भाई ये 1 1 है, सो 1 + 1 विल गिव यू 2, सो इट्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इट्स नॉट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि बी जो हम ले रहे हैं यहां पर हम लिख रहे हैं 2 मोल्स, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसके 2 मोल्स यूटिलाइज नहीं होते, इसे जस्ट 1 मोल होते हैं। यानी हमने कहा था ना कि भाई जो हमारे पास रेट ऑफ फ्रिक्शन है हम कभी भी उसको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के सहारे से कभी भी जो है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वी शुड हैव सम नॉलेज एक्सपेरिमेंटल बेस, ठीक है, कि जिसके तहत हम रेट ऑफ फ्रिक्शन राइट कर सकें और उस रेट ऑफ फ्रिक्शन की इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए फाइनली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन कर सकें, ठीक है। सो इट्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इट्स नॉट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को भाई। 4/4 मेरे देखा मोना थोड़ी देर पहले यहां कही थी कि सबमिट ही नहीं हुआ और अब कह रही 4/4, क्या ही बात है भाई आप लोगों की, ठीक है। चले भाई आगे चलते हैं। सो इट्स सिंपल था। अब हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे और हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि वो
वो टाइम के जो रिक्वायर है 50% ऑफ द रिएक्टिंग कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, इट्स कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। यानी कि वो टाइम के जो 50% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होगा, इसको हम हाफ लाइफ पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है भाई, सो हाफ लाइफ पीरियड की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा कि जो मैंने पीछे आपके लिए जो एक फार्मूला अप्लाई किया था टू कैलकुलेट द यूनिट, ठीक है, टू कैलकुलेट द यूनिट फॉर एनी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, वो डायरेक्टली यहां भी अप्लाई होता है। सो टी हाफ ये n है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/a⁻n-1, ठीक है, ये इसके लिए भी आती है। अब मैं इसके हवाले से कुछ चीजें आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो आपने नोट डाउन करनी साथ साथ, ठीक है। सो हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन should be converted into the final product, जो टाइम रिक्वायर होगा इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। जैसे कि N2O4 है, इसको डिकम्पोज करने के लिए, इसको अपने आप को डिकम्पोज करने के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 मिनट्स रिक्वायर होते हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 मिनट्स दरकार होते हैं कि ये अपने आप को कन्वर्ट करे इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। सो इट मींस कि इसका हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास क्या हुआ, 24 हो गया। अगर ये टाइम हमारे पास रहता है तो यही मेंटेन रहेगा तो, ठीक है। सो हमारे पास 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हम कहते हैं कि होगा, ठीक है, यानी इसमें हाफ अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे यूरेनियम है 92 and 235, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द इट विल डिसइंटीग्रेट, इट विल कहते हैं ना भी वो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना, ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना शो करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सो इट विल कन्वर्ट इनटू द अनदर एलिमेंट, ठीक है। और वो कितनी अमाउंट में करता है, कितना लिखा हुआ है यहां पर भी वो मेंशन किया कि बुक में 7.1 × 10⁸, ठीक है, या इसको हम लिखते हैं 710 मिलियन ईयर्स, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 710 मिलियन ईयर्स, ठीक है। सो इतना टाइम रिक्वायर है कि ये अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर देगा, यानी कि ये अपने आप को तोड़ देगा, यानी यूरेनियम एलिमेंट ही टूट जाएगा किसी और दूसरे एलिमेंट या आइसोटोप में, अपने आप को ये यूरेनियम कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कि ये इसका हाफ लाइफ पीरियड है। ये एक छोटा सा थोड़ा सा बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया। अब यहां पर जो चीज हमें क्या कहते हैं, जो चीज हमें लेके चलनी है, जो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका है ना। मैं कुछ पॉइंट्स राइट करवाऊंगा, अपने वो साथ साथ अपने पास नोट डाउन कर लेने, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू होते हैं, आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, सो मैं इसको रेज करूंगा क्योंकि ये तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, या कि बुक में लिखी हुई, वहां से भी आप मार्क कर सकते हैं। मैं इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मैं लिखता हूं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ, मैं लिखूंगा टी हाफ, ये इसका मतलब होता है कि ये हम हाफ लाइफ पीरियड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ आइए आप लोगों को इस पॉइंट की, ये बड़ा सिंपल सा है। यानी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां क्या लिखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए n इक्वल्स टू 0 मेंशन करते हैं, तो यहां से इक्वेशन क्या बनती है, 1/a⁻⁻1, ये ऊपर जाता है तो बन जाता है a। सो हम कहते हैं कि t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये समझ आ गई आप लोगों को। सर अगर रेट ऑफ फ्रिक्शन इक्वेशन के क्वेश्चन में ना दिया हो, फिर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को से ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। हमरा देखो, मैं बिल्कुल बता दूं कि अगर जो आपको रेट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड ना किया जाता इस करेक्शन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप एग्जैक्टली तौर पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू ही निकाल दे, क्योंकि आपको कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस तो दिया नहीं हुआ। सो आप जाहिर सी बात है, फिर अगर ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन प्रेडिक्ट करना भी चाहेंगे सो आप वो लिखेंगे जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको सजेस्ट कर रही है, ठीक है भाई। सर हाफ लाइफ नहीं समझ आई भाई, ये तो बड़ा सिंपल है यार,
कि हम कहते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि 50% ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज शुड कन्वर्ट इनटू द फाइनल वन, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम हाफ लाइफ पीरियड का नाम देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा था वो मैं देख लेता हूं। किसको ज्वाइन कर लिया आपने? अच्छा 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 अच्छा। हाँ भी यहां तक समझ आए भाई, क्या समझ नहीं आ रही आप लोगों को बता सकूं मैं आप लोगों को? सर ये ग्राफिकली समझा दें प्लीज, किस चीज को ग्राफिकली देखना है भाई? इसको ग्राफिकली देखना है। हाफ लाइफ पीरियड में ग्राफ कहां से आ गया? इसको कैसे रिलेट करोगी अपने उसके साथ, ग्राफ के साथ, ठीक है। बताएं यहां तक समझ आई आप लोगों को कि नहीं है समझ आई आप लोगों को? यानी यहां तक कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ? मैंने सिर्फ ये बताया कि हाफ ऑफ द रेक्टेंगल शुड कन्वर्ट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, जो टाइम रिक्वायर होगा इस तरह से, इसको हम हाफ लाइफ पीरियड का नाम देते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो टी हाफ एन इज इक्वल टू ए 1 ओवर ए रेज टू पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है। फॉर इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर फ्रैक्शन दैट विल बिकम्स, एन की जगह पर जीरो लिखा तो -1 आ गया, 1 ओवर ए रेज टू पावर -1 विल गिव यू ए। तो आप लिखते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। मैं जो किस लिए चाहता हूं ताकि आप लोगों से पूछ सकूं कि आपको समझ रही आई है या नहीं आई है। जी इशरत क्या क्वेश्चन है भाई? वो है इधर बाद में बताएंगे, फिलवत इस पे हमने फोकस करना है। हाँ भाई बिल्कुल, ग्रुप में देख लो, वो कहते हैं बुक में देख लो। अच्छा सेकंड और थर्ड की बात कर लेते हैं। मैं इसको देखूं नेक्स्ट पॉइंट करूं राइट आप लोगों के लिए। जीरो ऑर्डर हो गया, अब मैं सेकंड की बात करूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, सो आई शुड हैव इनफ स्पेस कि मैं उसमें पॉइंट राइट कर सकूं आप लोगों के लिए। या ऐसे करते हैं कि इस डेफिनेशन को उड़ा देते हैं क्योंकि ये तो बड़ी सिंपल है। अच्छा भाई सो अब देखो, जीरो ऑर्डर तो हुआ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the half life period is independent to the concentration of initial reactant। ठीक है, रेक्टेंट के कंसंट्रेशन के ये इंडिपेंडेंट है, इट्स इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रेक्टेंट, ठीक है। फॉर इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्यों फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा क्यों होता है? हम n की जगह पर 1 पुट करते हैं। सो अगर आप n की जगह पर 1 पुट करते हो यहां पर, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यू विल हैव 1 - 1, इट विल बी 0 एंड दैट विल बी 1 over 1। तो ये यहां पर कंसंट्रेशन ही नहीं रही, ठीक है। जब कंसंट्रेशन ही नहीं रही तो हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। फिर हम बात करते हैं सेकेंड और थर्ड की बात कर लेते हैं। और इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपको ये बताना चाहिए, इसमें क्या होता है कि जो आपकी हाफ लाइफ होती है ना, n इज इक्वल टू 2 आपने पुट करना है क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो 1 ओवर a रेज टू पावर 2 - 1 एंड इट विल बी 1 ओवर a, ठीक है। सो आप ये लिखेंगे कि इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, द हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आप क्या करते हैं भाई? t हाफ n इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं। सो ये बन जाएगा 1 ओवर a रेज टू पावर 3 - 1, ये बन जाएगा 1 ओवर a रेज टू पावर 2। तो हम कह सकते हैं समहाउ कि यहां पर क्या है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन अस्मा गुल बताएं, कौन सी इक्वेशन आप कहती हैं कि समझ नहीं आई? इक्वेशन है टी हाफ, ये बन गया भाई टी हाफ एन, ठीक है। सो इक्वल्स टू 1/n रेज टू पावर यानी a रेज टू पावर n माइनस n हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हम n की जगह पर 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। 1/a रेज टू पावर 0, जब भी किसी चीज पे 0 ना पावर आ जाए वो 1 हो जाता है। सो 1/1 मतलब 0 हो गया, ये यानी कि खत्म हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ही नहीं रही। तो हम कहते हैं कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन हाफ लाइफ पीरियड है, इट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट होता है, ठीक है। और जहां तक बात है हमारे पास सेकंड ऑर्डर की, तो यहाँ n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, a रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/a। इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर द हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 3 होगा। सो हम कहते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या होगा कि जो हाफ लाइफ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ आ गई आप लोगों को? आप बताएं अस्मा कौन सी इक्वेशन है जो कि आपको प्रॉब्लम कर रही है? हैदर आपने बताना है। सेकंड और थर्ड को फिर रिपीट किया मैंने, सना आप बताओ कि अभी भी स्टिल प्रॉब्लम आपको आ रही है या हम मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। लें, ठीक है भाई। सो क्लियर हो गया आप लोगों को? फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन नहीं है क्या? इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर की है, n इज इक्वल टू जब आप 1 पुट करते हो, सो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। और सेकंड थर्ड की बात कर रहे थे तो यार ये तो बड़ा सिंपल सा है, n इज इक्वल टू 2 पुट करना है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 पुट करते हो तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। सो हमारे पास हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब अगर आप थर्ड ऑर्डर की बात करते हो, n इज इक्वल टू 3 पुट करते हो तो 3 माइनस 1 विल बी 1/a रेज टू पावर 2 हो जाएगा। सो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको हम रेज करने लगे हैं और मैं आप लोगों को ले जाऊंगा कि हम हाफ लाइफ पीरियड से कैसे ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें उसका कंप्लीट ना वो जो हमारे पास क्या कहते हैं डेरिवेशन है उससे कंसर्न नहीं है, फाइनल हमारे पास एक जो है वो इक्वेशन आती है सिर्फ उससे कंसर्न है, ठीक है। सर कल वाले टेस्ट की अपलोड कर दें, बिल्कुल सारा मैंने वो अपलोड करनी है, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या हमें जरूरत है उसको डिस्कस करने की या नहीं है। अगर आप कहेंगे है तो फिर हम कल या परसों का डे रखेंगे, परसों चला दिए कि मंडे का डे, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाफ लाइफ पीरियड के थ्रू हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी मैं इक्वेशन आप लोगों को दिखा देता हूं। ये भाई ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो हाफ लाइफ पीरियड है हम इसके थ्रू, सर ये बुक में नहीं है भाई, बुक में ना भी हो आपने ये पॉइंट्स राइट करने हैं क्योंकि इक्वेशन तो बुक में है ना। इससे आप गेट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा अभी उस बार लेट हो गई हैं आप, थर्ड इक्वेशन को रिपीट करवाते करवाते बहुत लेट हो गई हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि थोड़ा सा ना फिर से रिवाइज करना है। वाई रेडियो एक्टिव डिके इन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, वो इसलिए होता है तेरीन क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास रेडियो एक्टिव है सब्सटेंस है उसमें सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज होती है और उसी के ऊपर हमारा रेट डिपेंड कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि इसलिए फर्स्ट ऑर्डर ही कहलाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब हम बात करने लगे हैं किस चीज की भाई, हम किस तरीके से हाफ लाइफ पीरियड के थ्रू ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उसकी डेरिवेशन कतन नहीं करूंगा क्योंकि डेरिवेशन रिक्वायर भी नहीं है। जो इक्वेशन हमारे सामने आती है वो है n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ T1 over T2 divided by log of अभी A2 माइनस A1 ये आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन है n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ T1 ओवर T2 लॉग ऑफ A2 ओवर A1, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है बेसिकली तौर पे, ठीक हो गया ना। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? ये भी इक्वेशन आपने याद रखनी है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एमसीक्यू बता दें 2 3 4 प्लीज। 2 3 4 वाला देखो, 4 तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने 2 3 को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इसको डन करो कि यहां तक आपने कोई चीज पूछनी तो नहीं है, सिर्फ आपने इसकी इक्वेशन को याद रखना है। वैसे मैं बता दूं कि बहुत रेयर है कि ये इक्वेशन आपसे पूछी जाए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। आपको जो चीज पता होनी चाहिए, जो चीज आप लोगों को जो है लाजमी इंफॉर्मेशन जिससे मुतालिक हो, ठीक है, वो है इनिशियल इक्वेशन जो कि आपसे कहा था टी हाफ n इज इक्वल टू 1 ओवर a रेज टू पावर n माइनस 1। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को?
सही है। तो अब ऐसे करते हैं कि मैं फिर आप लोगों के लिए जो रिएक्शन वो जो हमारा आज का टेस्ट था, ठीक है, उसके एमसीक्यू नंबर 1, 2 एंड 3 को एक्सप्लेन कर देता हूं, 4 को भी रिपीट कर देता हूं। टाइम हमारे पास 3 मिनट है, इनमें जल्दी जल्दी करेंगे। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है, हम हाफ लाइफ के बाद वाली बात करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, फर्स्ट रिएक्शन यानी फर्स्ट क्वेश्चन था द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर जब हमारे पास क्या होता है कि एक रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो लार्ज इन एक्सेस हो, यानी लार्ज क्वांटिटी के अंदर हो। ये लिखा हुआ है कि वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी इज इन एक्सेस। अभी हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी जिसमें हमने कहा था हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या कहते हैं वो क्या था, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था ना। सो उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, तो वाटर हाइड्रोलाइजेशन के लिए रिक्वायर होता है, हाइड्रोलाइसिस के लिए रिक्वायर होता है, वो इन एक्सेस होता है, उसकी कंसेंट्रेशन पे रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो फर्स्ट ऑर्डर होता है। सो इसका आंसर था वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी इज इन लार्ज एक्सेस अमाउंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू यूनिटी। हमने बात की थी कि रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ first reacting species and second reacting species should have unity concentration, that is and then the specific rate constant becomes directly equal to rate of reaction। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, ये भी बड़ा आसान था, ठीक है। इक्वेशन किस जगह यूज होगी सर? ये इक्वेशन कौन सी वाली? वो वाली इक्वेशन अभी हमने 3 दफा तो यूज किया है उसको, ठीक है। ये वाली कह रहे हो, ये एन ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन को निकालने के लिए है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर था द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यार वो तो हमने कल भी किया था, ये पर मोल डीएम क्यूब पर सेकंड है, और मैंने आप उसको जस्टिफाई भी किया था आप लोगों को कि किस तरीके से आपने निकालना है, और लास्ट वन में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो 2 होगा, ठीक है। सर कल का टेस्ट सॉल्व अपलोड कीजिएगा, ठीक है। आप लोग समझते हैं कि भाई हमें फिर अगर जो मैं सॉल्व फॉर्म में अपलोड करता हूं तो आप लोगों को कतई जरूरत नहीं है डिस्कशन की, समझते हैं तो लिखें यस और नो। कौन कहता है कि भी डिस्कशन करनी चाहिए और कौन कहता है कि डिस्कशन नहीं करनी चाहिए? यस और नो में आपने आंसर देना है। हाँ जी, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं भाई, दे सकते हैं। तो भाई आ गया तो फिर आपको वो सारी कंसेंट्रेशंस प्रोवाइड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल, और टेम्परेचर T2 प्रोवाइड करेगा। नहीं, इट्स नॉट टेम्परेचर, इट्स तान T1 एंड T2। सो फिर आप कर लेंगे, इसमें क्या मसला है? यस और नो। आप लोग क्या कहते हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस मतलब होनी चाहिए, नो मतलब नहीं होनी चाहिए। सो यस और नो। यस फॉर के डिस्कशन हो, नो फॉर डिस्कशन ना हो। सो यस और नो इस वाले से करना है आपने। यस के डिस्कशन हो, नो फॉर नो नीड, बिल्कुल सही है। नो नीड या यस, नो नीड या यस कर लें, चलिए ये आसान हो जाएगा। नो नीड या यस। हाँ जी, मैं सोल अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग कहते हैं कि जरूरत नहीं है उसकी। देखा, मेला जुला रुझान है ना, अब किसकी मानूं किसकी ना मानूं, फिर यही करना पड़ेगा, डिस्कस करनी पड़ेगी भी। अच्छी खासी अमाउंट में स्टूडेंट हैं जो यस कह रहे हैं। चलें फिर आज तक के लिए तो इजाजत देते हैं ना भाई, चलें भाई आज तक के लिए इजाजत देते हैं, ठीक है। मतलब मैं इजाजत लेता हूं आप लोगों से, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।